चलिए, तो आज हम लोग लेक्चर 3 गेस क्वेश्चन विथ रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। परिसारक दाब, प्रसरण दाब या प्रसरणी दाब क्या होता है, और कहता है सिद्ध करें उनके लिए इनका अनुगुण धर्म, मतलब मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन हम नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का हमने डिफिनेशन लिखाया था। क्या लिखाया था कि प्रसरण की क्रिया को रोकने के लिए घोल पर लगाया गया बाह्य दाब, दैट मीन्स बाहरी दाब, या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रसरण दाब, प्रसरणी दाब, जो बोलना बोले। आइए अब हमको उनको लिए दिखाना है, उनका मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना है, आइए हम यहां पर यूज करेंगे वान हॉफ, अकॉर्डिंग टू वान हॉफ, अकॉर्डिंग टू वान हॉफ, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें हमने रॉल्ट का नियम का यूज किया था। हम इसमें करेंगे वांट का, वांट हॉफ का। वांट के अनुसार, वांट हॉफ के अनुसार क्या था वह, तो उन्होंने बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to molarity या concentration बोले तो बिलियन का वाष्प, बिलियन का प्रसरण दाब, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, बिलियन का प्रसरण दाब, मोलरता या सांद्रता के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी या फिर एम भी लिख सकते हैं, इनको समीकरण पर उसके बाद second, according to Wand, osmotic pressure of solution is directly proportional to temperature. बिलियन का प्रसरण दाब ताप के या तापक्रम के ताप के सीधा
समानुपाती होता है। यहां पर लिखेंगे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 हमारा क्या था सर? तो समीकरण हमारा 1 था पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, या फिर एम भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या था? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो अगर 1 और 2 से अगर लिखने की बात हो तो क्या लिख सकते हैं? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी या फिर एम, एम लिख देते हैं हमें, और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। अब इसको हम क्या करते हैं, इनको हटाते हैं तो बराबर देंगे, और यहाँ पर एक कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट के रूप में क्या आता है? आर एम टी। इसी को अरेंज करके सरिया के लिखेंगे तो पाई बराबर एम आर टी, या फिर पाई बराबर एम की जगह पर हम लिख सकते हैं सी, तो पाई बराबर सी आर टी। अब याद करो, आगे गाड़ी आगे बढ़ते चलेंगे। एम मोलरिटी, मोलरिटी बराबर आप लोग पढ़े थे एन बटा वी। एन क्या है? मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बिलियन का आयतन। तो एम की जगह पर लिख देते हैं एन बटा वी आर टी। याद करो, एन बराबर क्या पढ़ा था? मोल। मोल बराबर क्या पढ़ा था? याद करो, मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। मास को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, तो एन बराबर क्या लिख देते हैं? डब्ल्यू। नीचे चला जाएगा क्या है? एन, मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को ऐसे छोड़ दो एम डब्ल्यू से, और पहले से क्या था? वी, ऊपर क्या था? आर टी। हम लोग को निकालना है सवाल में मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज, एम डब्ल्यू निकालना है। तो एम डब्ल्यू बराबर पूछेंगे तो बताओ एम डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या बताओगे? तो एम डब्ल्यू बराबर बताएंगे सर, इनको इधर करने का, इसको इधर करने का, तो डब्ल्यू आर टी, और नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू वी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अनुगुणधर्म पूछे, मॉलिक्यूलर वेट पूछे, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज पूछे, तो डब्ल्यू आर टी बटा पाई इंटू वी। जहां पूछा जाएगा कि सर जी, शुरू से लेते हैं, पाई क्या होता है सर? तो पाई हमारा होता है, यहां से लिख देते हैं, पाई हमारा क्या होता है सर? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इन एटीएम में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, एम क्या होता है जानने करता है, इसको छोड़ दो। यहां से हम लोग बात करते हैं, पाई लिख देंगे। डब्ल्यू क्या होगा सर? मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का द्रव्यमान, हिंदी हम बोल देते हैं, ऐसा आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा। क्या होना चाहिए? ग्राम में। उसके बाद आ जाए आर, आर के बारे में बाद में लिखेंगे, पहले टी लिख देते हैं। टी क्या होता है सर? टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होना चाहिए केल्विन में, के फॉर केल्विन, दिख रहा है ना? थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। उसके बाद आ जाओ, भी क्या होता है सर? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जो वॉल्यूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लीटर में। लीटर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लीटर में। आर क्या होता है सर? आर गैस कांस्टेंट,
गैस नियतांक, जिसका मान याद रखना 0.0821 लीटर डॉट एटीएम डॉट मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और यह डब्ल्यू तो जान ही रहा है, मॉलिक्यूलर वेट, अनुभार, आणविक भार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखना, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस। 5% यूरिया घोल का प्रसरण दाब का गणना 27 डिग्री सेल्सियस पर करें। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पर हम लोग को। 5% का मतलब समझते हैं हम लोग, या तो W/W भी हो सकता है या तो W/V भी हो सकता है। तो हमने बताया सर, पता कैसे चलेगा सर कि वहां पर जो छुपा हुआ है बगल में W/W है कि W/V है। तो मैंने याद करो, मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु आयतन पर निर्भर करता है तब वह वस्तु टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, जैसे नॉर्मलिटी, मोलारिटी और इन्हीं का फ्रेंड है फॉर्मलिटी। ये दोनों के पास अगर याद होगा तो नॉर्मलिटी बराबर आपने पढ़ा होगा ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम, और मोलारिटी बराबर पढ़ा था मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। ये दोनों आदमी टेम्परेचर पर क्या कर रहे थे, निर्भर कर रहे थे, डिपेंड कर रहे थे। लेकिन अगर याद होगा आपको मोलालिटी, मोललता, याद होगा आपको मोल फ्रैक्शन, याद होगा परसेंटेज W/W, ये सब जो होते हैं जो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें से किसी के पास आयतन नहीं होता है। आयतन नहीं होने के कारण एक टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करते। तो बताओ, यहाँ तो साफा करना 27 डिग्री पर करना है, तो जल्दी बताओ हमको क्या W/W होगा कि W/V होगा। ऑब्वियसली सर W/V होगा। तो परसेंटेज का मतलब याद करो, हमने तुम लोगों को क्या बताया था 100। तो कम वाला हो गया ऊपर और ज्यादा वाला हो गया नीचे। कहानी खत्म। W का मान 5, मास है तो ग्राम में, वॉल्यूम मिलीलीटर में। याद करो इसका परसेंटेज W/V का डिफिनेशन 100 ml बिलियन में। विलय की मात्रा ग्राम, द्रव्यमान जितना से घुलता हो उसे परसेंटेज W/V कहते हैं। तो बता, इसको हम साफ करके बताते हैं। हाँ बोलिए सर। तो 5% हमने बोला कि यहाँ पर जो छुपा हुआ है W/W नहीं बल्कि W/V। परसेंटेज मतलब 100 कर देना, अंश कम हर ज्यादा, नीचे सॉल्यूशन का अमाउंट है तो लिखा हुआ है, लिखेंगे गिवन दैट, दिया हुआ है W बराबर 5 ग्राम, V बराबर 100 ml। लेकिन अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, MW बराबर क्या पढ़े थे, याद करो तुम लोग, WRT बटा पाई इंटू V। जो V होना चाहिए वो क्या में होना चाहिए सर, लीटर में। तो इनको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1/10 क्या आ जाएगा, लीटर। उसके बाद आ जाइए, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो केल्विन में होना चाहिए। तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, तो इनको केल्विन में बदल देंगे तो कितना केल्विन हो जाएगा, 300। क्या करेंगे सर, 273 जोड़ देंगे। उसके बाद आ जाइए सर, आगे क्या कह रहा है सर, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया का अनुसूत्र होना चाहिए मालूम आप लोग को। इनका निकालिएगा तो कितना आ जाएगा,
60 यूनिट देना तो दे सकते हैं, ग्राम मोल इनवर्स। और कुछ है सर? नहीं सर, आर का मान तो लोग जानते हैं सर, 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो क्या पाई पूछ रहा है, तो हम इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो बताओ पाई बराबर फॉर्मूला जो हम लोग को निकल के आएगा, पाई बराबर जो फॉर्मूला निकल के आएगा सर, क्या आएगा सर? WRT बटा MW इंटू V। W का मान 5, R का मान 0.0821, टेम्परेचर 300, मॉलिक्यूलर वेट 60 और वॉल्यूम 1/10। 1/10 मतलब है उस नौ पर भेज दीजिए। यहाँ से 1 2 3 4, 3 शून्य 3 शून्य कट जाएगा। इसको काटना है तो 12 5 60 काट दीजिए, और तो कुछ कटने वाले नहीं है। हाँ कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, 4 कट रहा है। और कुछ कटेगा सर? नहीं कटेगा। इधर बचेगा 821, इधर बचेगा 40 एटीएम। इनको डिवाइड कर दीजिएगा तो लगभग 20 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो अपना डिवाइड करके जो भी आंसर आवे लिख दीजिएगा। ओके, 20 पॉइंट समथिंग भागा देके देख लेना, आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भागा कर लेना कम से कम 20.5 समथिंग ऐसी। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2.46 atm। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दैट मीन प्रसरणिता 27 डिग्री पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? इतना। तो कहता है कैलकुलेट करिए कंसंट्रेशन C। तो लिखेंगे गिवन दैट पाई का मान ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया है 2.46 atm। कंसंट्रेशन निकालना है 27 डिग्री पर, टेम्परेचर दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एक केल्विन में कर देना है, और कंसंट्रेशन बराबर भाट। तो बता पाई बराबर आपने क्या पढ़ा था? CRT या MRT। तो यहां से C निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा पाई बटा RT। पाई का मान धर देना, R का मान धर देना, T का मान धर देना, जो भी आ गए यहाँ हटाओ, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, यहाँ हटाओ 2 शून्य या 4 शून्य या 4 शून्य, ये भी काट दो, कट रहा है 8 या 24, 3 दूनी 6, मतलब आ जाएगा सर 82 बटा 821। भागा देके देखना 0.09 समथिंग कंसंट्रेशन, तो मोल लीटर इनवर्स। दिखा सबको? समझ में आया सबको? हाँ दिख तो रहा है सबको। चलो स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। विसरण और प्रसरण, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में अंतर। कहता है फ्लो ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। विसरण में हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कणगमन कर सकता है, क्योंकि उसमें अर्ध पारगम झिल्ली SPM लगा हुआ नहीं रहता है। तो कहता है इसमें विलय तथा विलायक के कणों का गमन होता है। फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, इसमें SPM लगा हुआ रहता है, अर्ध पारगम झिल्ली लगा होता है। SPM के बारे में बताए थे, वैसा झिल्ली जिससे केवल विलायक के कण ही क्या कर सकता हो, पास कर सकता हो या गमन कर सकता हो। तो इसमें केवल विलायक के कणों का गमन होता है। नो नीड ऑफ SPM, इसमें अर्ध पारगम की जरूरत नहीं पड़ती है। नीड ऑफ SPM, इसमें अर्ध पारगम की जरूरत पड़ती है। दे अकर्स इन लिक्विड एज वेल एज गैस। यह क्रिया द्रव में तो होबे करेगा, द्रव के साथ कहाँ होगा? गैस। लेकिन यह क्रिया केवल द्रव में होगा, केवल लिक्विड में होगा। इट कैन नॉट बी स्टॉप, यह क्रिया रुकता जल्दी नहीं है, होते रहता है। लेकिन इट मे बी स्टॉप, यह संभावना है कि रुक सकती है। तो चल स्टार्टिंग फिर से एक बार फटाफट तेजी से। कहता है क्या
कि विसरण जो होते हैं, डिफ्यूजन जो होते हैं, ए विलेय और विलायक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों में होने की संभावना है, दोनों में फ्लो होता है। लेकिन ए जो होता है ऑस्मोसिस क्रिया, जो केवल क्या होता है सॉल्वेंट पार्टिकल के लिए, इसमें केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ही पास कर सकता है, फ्लो कर सकता है, गमन कर सकता है, मूव्स कर सकता है। इसमें एसपीएम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसमें एसपीएम की आवश्यकता पड़ता है। यह क्रिया द्रव में तो होगा, द्रव के साथ साथ गैस में होगा, लेकिन यह क्रिया केवल द्रव में होगा। यह क्रिया रुकता जल्दी नहीं, ये होते रहता है, होने वाला क्रिया होता है। लेकिन यह जो होता है एक समय ऐसा आएगा कि रुकने की संभावना होता है। क्लियर? चलिए देखना, रिवर्स ऑस्मोसिस, विलोम या उल्टा प्रसरण किसे कहते हैं? तो कहता है, देखो ये समझो, यहां पर पाई हमारा क्या होता है, पाई हमारा क्या होता है ओपी, प्रसरण दाब, और पी हमारा पिस्टन, पिस्टन, पिस्टन को दबाया जाता है, पिस्टन। तो जो पिस्टन होता है वो हमारा काम करता है एक्सटर्नल प्रेशर का, एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बोले तो बाहरी दाब, एक्सटर्नल प्रेशर बोले तो बाहरी दाब, बाहरी दाब। तो कहता है कि अगर बाहरी दाब प्रसरण दाब से अधिक हो जाता, यदि बाहरी दाब, बाहरी दाब प्रसरण दाब से अधिक हो जाता हो, तो कहता है विलायक के जो अणु होते हैं, सी वाटर दिख रहा होगा, समुद्री जल, समुद्री जल में क्या होता है वाटर प्लस नमक, नमक हमारा सॉल्यूट अर्थात विलेय, और पानी वाटर हमारा सॉल्वेंट। क्लियर? तो कहता है कि यह दिख रहे होंगे एसपीएम, क्या नमक को जाने देगा इधर? नहीं जाने देगा, क्योंकि एसपीएम का काम होता है केवल विलायक कण को पास करना। क्लियर? विलायक कण को पास करना। तो कहता है क्या, यदि बाहरी दाब प्रसरण दाब से अधिक हो जाता हो तो विलायक के अणु, इसके अंदर विलायक है, वाटर है, विलायक के अणु क्या करता है, समुद्री जल से, समुद्री जल से ताजा जल या शुद्ध जल की ओर गमन करने लगता है, गमन करने लगता है। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस, शॉर्ट में आरओ, हिंदी में विलोम या उल्टा प्रसंकरण कहते हैं। If external pressure is more than osmotic pressure, then solvent molecules moves from sea water to fresh water is called, या this process is known as reverse osmosis। यदि बाहरी दाब या बाह्य दाब का मान प्रसरणी दाब से अधिक होता हो तो विलायक के अणुओं समुद्री जल से शुद्ध जल या ताजा जल की ओर गमन करने लगता है, तो उसे हम लोग उल्टा या विलोम प्रसरण कहते हैं। चलिए यहां तक कर लीजिएगा और बढ़िया से रिमेंबर करिएगा। क्लियर? थोड़ा इसमें सवाल ज्यादा इसलिए दे रहे हैं बिकॉज ये 8 नंबर का ऑस्मोटिक सॉल्यूशन चैप्टर से पूछता है, तो सोच रहे हैं कि नहीं, इसको आप लोग थोड़ा ज्यादा मेहनत करिए। ठीक है?